नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। 90 प्रश्न हमने डिस्कस किए थे और आगे 91 नंबर प्रश्न से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। आर्थिकी के बारे में यहाँ पर हम डिस्कशन कर रहे थे और ज्यादा से ज्यादा एक और इसमें एपिसोड आएगा तो ये कंप्लीट हो जाएगा। साल भर की जितने भी आर्थिकी के महत्वपूर्ण प्रश्न है, अभी इसमें सूचकांक हम अलग से करेंगे, जो भी उसमें 20-25 प्रश्न बनेंगे, 30 प्रश्न उनको कर लेंगे। और इन सभी प्रश्नों को अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं बहुत अच्छे से, और ऐसे ही जीएस के स्टैटिक्स प्रश्न को भी आप देखना चाहते हैं, तो उसके लिए हमारा टेस्ट सीरीज प्रोग्राम है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। 1 से 20 अक्टूबर के बीच में वो चल रहा है। डेली एक टेस्ट का प्रोग्राम है, अच्छा प्रोग्राम है, आपका पूरे सिलेबस का रिवीजन उसमें हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। 91 नंबर प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय अर्थशास्त्री को सामाजिक विज्ञान श्रेणी में प्रिंसेस ऑफ आस्टूरियस अवार्ड से सम्मानित किया गया। और ये अर्थशास्त्री हैं अमर्त्य कुमार सेन। बी ऑप्शन इसका सही है। भारतीय अर्थशास्त्री हैं, नोबेल पुरस्कार विजेता हैं। इनको नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था इस पे आपको कमेंट करके बताना है। और पॉवर्टी एंड फेमिनेस के लिए इनको चुना गया है। इनका जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य है, गरीबी और अकाल पर इनके विचार बहुत महत्वपूर्ण है। एक अच्छे दार्शनिक भी हैं, अच्छे अर्थशास्त्री हैं। ये कल्याणकारी शास्त्र की जो शाखा है, कल्याणकारी अर्थशास्त्र, आर्थिक और सामाजिक न्याय, अकाल और के आर्थिक सिद्धांत, इन सब के लिए इनको जाना जाता है। थॉमस डब्ल्यू लुएमेंट विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हैं और हार्वर्ड विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र और दर्शन शास्त्र के ये प्रोफेसर हैं। किस राज्य ने संपत्ति के नुकसान की वसूली के लिए अधिनियम लागू किया? और ये राज्य हरियाणा है। कई बार तोड़फोड़ कर दी जाती है और संपत्ति का नुकसान पहुंचा दिया जाता है, सरकारी संपत्ति को, तो रैली आंदोलन इनके दौरान तो हरियाणा ने एक अधिनियम लागू किया है जिसमें वसूली किया जाएगा। केवाईसी मानदंडों के कुछ प्रावधानों का उल्लंघन करने के लिए आरबीआई ने किस बैंक पर 25 लाख रुपए का जुर्माना लगाया? और ये बैंक है एक्सिस। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। 1 सितंबर 2021 को ये जुर्माना लगाया गया है। केवाईसी यानी कि नो योर कस्टमर के जो मानदंड है उनका उल्लंघन इसने किया था। एक्सिस बैंक के सीईओ हैं अमिताभ चौधरी। मुख्यालय है इसका मुंबई में। 3 दिसंबर 1993 में इसकी स्थापना हुई थी। न्यू डेवलपमेंट बैंक के नए सदस्य के रूप में कौन सा देश शामिल नहीं है? नए सदस्यों के रूप में कौन सा देश शामिल इसमें नहीं है? यानी कि एनडीबी में कुछ नए सदस्य शामिल किए गए हैं। संयुक्त अरब अमीरात, उरुग्वे और बांग्लादेश को शामिल किया गया है। मालदीव इसमें शामिल नहीं है। डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। 2020 में एनडीबी बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ने अपनी सदस्यता का विस्तार करने का विचार किया था और इसी के तहत संयुक्त अरब अमीरात, उरुग्वे, बांग्लादेश को शामिल किया गया है। संघाई चीन में इसका मुख्यालय है। मार्कोस प्राडो ट्राइजो, मार्कोस प्राडो ट्राइजो इसके क्या है? इसके अध्यक्ष हैं। और ब्रिक्स, इसके जो संस्थापक है एनडीबी का, वो ब्रिक्स है। और 15 जुलाई 2014 को इसकी स्थापना हुई थी। 15 जुलाई 2014 को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आईएमएफ द्वारा भारत का विशेष आहरण अधिकार बढ़ाकर लगभग कितना कर दिया गया? तो ये 19 अरब डॉलर के बराबर कर दिया गया है। आईएमएफ यानी कि इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड के बारे में बात हो रही है, जिसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। इसकी अध्यक्षा आपसे पूछा जाए, अध्यक्ष कौन है? क्रिस्टीना जॉर्जिवा है। गीता गोपीनाथ भारत की हैं जो इसमें हैं, है ना, मुख्य अर्थशास्त्री आईएमएफ में। और यही आईएमएफ जो है ये विदेशी मुद्रा भंडार, विशेष आहरण अधिकार, इन सब के बारे में बात करता है। तो स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स, विशेष आहरण अधिकार को बढ़ाकर अभी 19 अरब डॉलर कर दिया है भारत के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से रूस के व्लादिवोस्तोक में आयोजित छठे पूर्वी आर्थिक मंच के पूर्ण सत्र को किस भारतीय नेता ने संबोधित किया? तो यहाँ पर देखिए, ये प्रश्न ही गलत सेट है। ये कभी कभी ऐसी गलतियां होती हैं। तो ये नरेंद्र मोदी जी ने किया। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और ये जो सत्र था, ये शिखर सम्मेलन 2021 इसका ये था, जिसमें ये पार्टिसिपेट कर रहे थे। और ये 6th छठा पूर्वी आर्थिक मंच का ये मतलब ये सम्मेलन था, छठा। और इसमें पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी और प्रमुख भारतीय तेल और गैस कंपनियों के जो प्रतिनिधिमंडल बनाए गए थे, वो सब भी इसमें पार्टिसिपेट किए हैं।
और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से नरेंद्र मोदी जी ने इसको किया, हमारे पीएम ने। ये क्वेश्चन का पार्ट इसमें आ गया है। हुरून पीडीएफ जो आपको हम देंगे, जो लोग टेस्ट सीरीज ज्वाइन करेंगे 1 से 20 अक्टूबर वाली, उनको ये सारे पीडीएफ दिए जाएंगे, व्याख्या सहित दे देंगे। और जैसे ये कंप्लीट होगा तो योजना और ये कंप्लीट हो रहा है इसको दे देंगे, और हफ्ते 10 दिन में पूरा आपका करंट अफेयर ऐसे एक एक दो दो तीन तीन वीडियो हो जाएंगे, कंप्लीट करके उसको भी दे देंगे। वीडियो देखिए और उसमें पीडीएफ में आप उसको एक बार रिवाइज कर लीजिए, सही हो जाएगा। क्वेश्चन आंसर फॉर्म में दे देंगे या जैसे भी, मेरे ख्याल से क्वेश्चन आंसर फॉर्म में ज्यादा सही रहेगा, क्योंकि उसमें व्याख्या पढ़ने में आपको टाइम कब लगे, जैसा आप बताएंगे हम दे देंगे। अगला जो प्रश्न है, हुरून रिसर्च इंस्टीट्यूट ने हुरून इंडिया फ्यूचर यूनिकॉर्न लिस्ट 2021 के अनुसार स्टार्टअप इकोसिस्टम के अनुसार शीर्ष देश कौन से हैं जहां पर स्टार्टअप इकोसिस्टम अच्छा है? तो अमेरिका, सेकंड पे चीन और फिर थर्ड पे भारत है। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हुरून रिसर्च इंस्टीट्यूट ने इसको जारी किया है और तीसरा स्थान है भारत का इसमें, ठीक है। और ये आपको ध्यान रखना है कि ये जो संयुक्त राज्य में सबसे ज्यादा 396 और चीन में 277 यूनिकॉर्न स्टार्टअप दर्ज किए गए हैं, ठीक है। और भारत में कुल 51 यूनिकॉर्न स्टार्टअप है। यूनिकॉर्न या स्टार्टअप आप जैसे कहिए, तो उसके लिए इकोसिस्टम की बात हो रही है, तो सबसे अनुकूल जो है वो अमेरिका है। डिफेंस एक्सपो 2022 कहां पर आयोजित किया जाएगा? बहुत इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है। गांधीनगर में होगा, ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। गांधीनगर गुजरात में है और उस समय विजय रूपाणी वहां के मुख्यमंत्री थे, तो उन्होंने ये अनाउंसमेंट किया था। और डिफेंस एक्सपो 10 से 13 मार्च 2022 को में होगा गांधीनगर में, ठीक है। अगला जो प्रश्न है, विश्व स्टाम्प प्रदर्शनी फिलानिप्पन वर्ल्ड स्टाम्प एग्जीबिशन फिलानिप्पन 2021 कहां आयोजित की गई? तो इसका आयोजन किया गया जापान में। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। स्टाम्प प्रदर्शनी है, स्टाम्प स्टाम्प प्रदर्शनी है, ध्यान रखना, जापान में ये आयोजित हुई है। 10 साल में यह कार्यक्रम 1971 से हर 10 साल में यह कार्यक्रम आयोजित होता है नेपाल में। और जापान की डाक सेवा की 150वीं वर्षगांठ भी अभी मनाई गई है। निम्नलिखित में से किस बैंक ने भारतीय महिला हॉकी खिलाड़ी रानी रामपाल और क्रिकेटर स्मृति मंधाना को कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? स्मृति मंधाना आज भी चर्चा में रही है। तो यह है इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक, ESFB, इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक है, इसने इनको बनाया है ब्रांड एम्बेसडर। ब्रांड एम्बेसडर पे प्रश्न कभी कभी पूछे जाते हैं। निम्नलिखित में से किस देश ने अगस्त 2021 के अंतिम सप्ताह में आर्थिक आपातकाल की घोषणा की? डेट भी इसलिए दे दी गई है कि अगस्त 2021 के अंतिम सप्ताह में, तो ये श्रीलंका था। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। खाद्य कीमतें, मुद्रा अवमूल्यन, खाद्य कीमतें बढ़ गई, मुद्रा का अवमूल्यन हो गया, विदेशी मुद्रा भंडार घट गया, ऐसी स्थिति में वहां पर आर्थिक आपातकाल की घोषणा की गई। S&P ग्लोबल रेटिंग्स, स्टैंडर्ड एंड पुअर ग्लोबल रेटिंग्स ने भारत के विकास को 2021-22 वित्त वर्ष 22 की बात हो रही में कितना रहने का अनुमान लगाया? विकास दर यहाँ पे होना चाहिए, तो ये अनुमान लगाया है उसने कि ये 9.5% रहेगी। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। अलग अलग कंपनियों के हिसाब से, अलग अलग रेटिंग एजेंसीज कहिए, उनके हिसाब से ये ऐसे ही पूछ लिया जाता है आपसे। किस बैंक ने सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र को ऋण सहायता प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम के साथ समझौता किया? किस बैंक ने किया है? तो ये समझौता किया है HDFC बैंक ने। किसने? HDFC बैंक ने। MSME क्षेत्र को ऋण सहायता देगा, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम जो क्षेत्र है उसको देगा। राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम के साथ ये समझौता हुआ है HDFC बैंक का, बहुत इंपॉर्टेंट है। HDFC जो बैंक है ये इसका मुख्यालय मुंबई में पड़ता है। शशिधर जगदीशन इसके MD और CEO हैं। वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड, ये इसकी थीम, आप कह सकते हैं टैगलाइन, थीम नहीं टैगलाइन है इसकी। बिटकॉइन को कानूनी निविदा के रूप में स्वीकार करने वाला दुनिया का पहला देश लीगल टेंडर के रूप में इसको मान रहा है, और ये पहला देश है एल साल्वाडोर। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। बिटकॉइन को कानूनी निविदा इसने घोषित कर दिया, लीगल टेंडर घोषित कर दिया है, ठीक है, एल साल्वाडोर ने। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे G20 के लिए भारत का शेरपा नियुक्त किया गया? एक बार यूपीपीसीएस में ऐसा पूछा गया था, तो ये नियुक्त किया गया पीयूष गोयल को। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। G20 बहुत ही महत्वपूर्ण, ये दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं को एक मंच पर लाने वाला ये एक समूह है, तो उसमें जो है ये पीयूष गोयल शेरपा नियुक्त किया गया। सितंबर 2021 में इसरो के साथ समझौता करने वाली पहली निजी कंपनी कौन बनी है? तो ये पहली निजी कंपनी बनी है स्काई रूट एरोस्पेस। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, स्काई रूट एरोस्पेस।
राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण एनसीलैट के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह एक अपीलीय न्यायाधिकरण भी है, बिल्कुल सही बात है। इसरो के जरा बताइए अध्यक्ष कौन है? ये तो पता है आपको ना, इसरो के अध्यक्ष कौन है? इसरो का मुख्यालय कहाँ है? इसरो की स्थापना कब हुई थी? इसरो की जीके के बारे में अगर हम बात करें, अभी इसरो का जिक्र आया था, तो इसरो की स्थापना हुई थी 1969 में, 15 अगस्त को। के सिवान इसके अध्यक्ष है, बेंगलुरु कर्नाटक में इसका मुख्यालय है। तो ये चीजें तो आपको पता होनी चाहिए, नॉर्मल चीजें हैं। और ये जो एनसीलैट के बारे में बात हो रही है, अपीलीय न्यायाधिकरण भी है, सही है। और इसका गठन कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 410 के तहत किया गया, ये भी सही है। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। न्यायमूर्ति एम वेणुगोपाल को अपीलीय न्यायाधिकरण राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण जो है उसके कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया था, तब ये चर्चा में आया था। और वेणुगोपाल पहले मद्रास उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश रह चुके हैं, है ना। और एनसीलैट ये मैंने बताया धारा 410 का जो कंपनी अधिनियम है 2013 का, उसके तहत गठित किया गया। दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता और भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड के तहत ये जो मतलब जो एनसीएलटी द्वारा पारित जो आदेश हैं, आदेशों के खिलाफ अपीलों की सुनवाई के लिए एक अपीलीय न्यायाधिकरण के तहत भी ये काम न्यायाधिकरण की तरह भी ये काम करता है। इन्फोसिस के सीईओ कौन है? कभी आपसे पूछ लिया जाए, सलिल पारेख, क्योंकि ये जो वो है चर्चा में रहती है, ये कंपनी जो है किसी न किसी कारण से चर्चा में रहती है, तो इसके सीईओ कौन है? तो ये है सलिल पारेख। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कौन है? सलिल पारेख। अगला जो प्रश्न है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इंस्पिरेशन 4 संबंधित है किससे? तो इंस्पिरेशन 4 जो है ये स्पेस एक्स की पूरी तरीके से पर्यटकों द्वारा बनाई गई पहली कक्षीय उड़ान से रिलेटेड है। इंस्पिरेशन 4 स्पेस एक्स के बारे में आप जानते हैं? स्पेस एक्स कैसी कंपनी है, क्या करती है ये, इतना तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है आपको कि स्पेस एक्स की ये है, और ये स्पेस एक्स रॉकेट को नासा के कैनेडी स्पेस सेंटर से प्रक्षेपित किया गया है इसको। और यात्री अब 350 मील की ऊंचाई पर कक्षा में अपने 13 फुट चौड़े क्रू ड्रैगन कैप्सूल पर सवार होकर 3 दिन इसमें बिताए। ये इंस्पिरेशन 4 के बारे में निम्नलिखित, तो ये ए ऑप्शन इसका। बाकी नासा के बारे में भी आपसे पूछा जा सकता है। नासा का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी संयुक्त राज्य अमेरिका में है। 1 अक्टूबर 1958 को इसकी स्थापना हुई थी। अंतरिक्ष एजेंसी है ये अमेरिका की, है ना। और स्पेस एक्स के बारे में अगर आपसे पूछ लिया जाए तो एलन मस्क की कंपनी है, 2002 में स्थापित अभी हुई थी। सब कुछ दांव पर लगाकर एलन मस्क ने इसको शुरू किया था। शुरू में लोग खिल्ली उड़ाते थे इनकी। ये कैलिफोर्निया में इसका मुख्यालय पड़ता है ना, ध्यान रखना। बिल नेल्सन है इस समय नासा के प्रशासक। अगला प्रश्न है, सितंबर 2021 में किस हवाई अड्डे को सीमा शुल्क अधिसूचित हवाई अड्डा घोषित किया गया? इंपॉर्टेंट इसलिए है कि ये कुशीनगर हवाई अड्डा है। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सीबीआईसी सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेज एंड कस्टम्स, उसने कुशीनगर हवाई अड्डे को सीमा शुल्क अधिसूचित हवाई अड्डा घोषित किया है। दूर संचार क्षेत्र में स्वचालित मार्ग के तहत कितने प्रतिशत एफडीआई की अनुमति है? तो ये 100% एफडीआई की अनुमति दे दी गई है। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कितने प्रतिशत? 100%, है ना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने यह फैसला किया है। अगला जो प्रश्न है, 11 देशों के एशिया प्रशांत मुक्त व्यापार समूह एशिया पैसिफिक फ्री ट्रेड में शामिल होने के लिए किस देश ने आवेदन किया? कौन सा देश है? उत्तर दीजिए। तो ये देश है चीन। चीन अभी इसमें नहीं था, चीन ने आवेदन किया है। 11 देशों का जो एशिया प्रशांत मुक्त व्यापार समूह है, इसमें ऑस्ट्रेलिया, ब्रुनई, चिली, कनाडा, जापान, मैक्सिको, मलेशिया, पेरू, न्यूजीलैंड, सिंगापुर और वियतनाम, ये सब है। इनके बीच में ये एक सीपीटीपीपी है, सीपीटीपीपी, और उसी को फिर ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप, है ना, ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप से इसको विकसित किया गया था। तो 4 फरवरी 2016 को इसका विकास, चीन भी इसमें शामिल हो रहा है, इतना ध्यान आप रखिए। अगला जो प्रश्न है, अभिनेता पंकज त्रिपाठी को किस बैंक ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो यह है फिनो पेमेंट्स बैंक। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारतीय सिने स्टार आप ये कह सकते हैं, फिल्मी जगत में शायद इनको कोई कालीन भैया को न जानता हो, है ना। तो पंकज त्रिपाठी को ये ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, ध्यान रखिएगा। फिनो बैंक जो है ये 2006 में ही अभी फिनो पेमेंट्स बैंक की स्थापना हुई थी, और इसका मुख्यालय जो है मुंबई में पड़ता है। ऋषि गुप्ता इसके सीईओ हैं। विश्व बैंक समूह ने हाल ही में कौन सी रिपोर्ट का प्रकाशन बंद कर दिया? बहुत इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है, और ये डूइंग बिजनेस रैंक जो ये जारी करता था,
है ना, डूइंग अप इजी डूइंग बिजनेस रैंक जो होती थी उसी को इसने बंद कर दिया है। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। रैंकिंग का प्रकाशन ही इसने बंद कर दिया। कारोबारी माहौल के बारे में इससे पता चलता था, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट, तो उसको बंद कर दिया इसने। ठीक है, इसने पता चला कि 2018 और 2020 का जब इसने देखा, आंकड़े देखे, तो उसमें अनियमितताएं इसको मिली, तो इसी कारण से इसको बंद कर दिया गया। संघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों में निम्नलिखित में से कौन सा एक शामिल नहीं है? तो ईरान, इराक, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान। तो इसमें ईरान तो शामिल किया गया है, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान है, इराक इसमें शामिल नहीं है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। 21वां सत्र जो अभी 21वां शिखर सम्मेलन हुआ, 21वें शिखर सम्मेलन के अंतर्गत ईरान को भी दर्जा दिया गया इसके सदस्य देश के तौर पर, है ना, तो ये ध्यान रखना है। मुख्यालय इसका बीजिंग चीन में है। व्लादिमीर नोरो इसके महासचिव हैं। 15 जून 2001 को इसकी स्थापना हुई थी, जून की छुट्टी में, ये ध्यान रखना। और अस्थायी सदस्य चीन, रूस, तजाकिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, भारत और पाकिस्तान अभी शामिल हुए थे जल्दी ही। और कब शामिल हुए थे जरा बताना। और ईरान अभी शामिल किया गया है 21वें सत्र के दौरान। 21वां सत्र ये कहां पर हुआ है, ये सत्र कहां पर इस बार संपन्न हुआ है जहां पर इसको शामिल किया गया है, ये प्रश्न भी आपसे पूछा जा सकता है। तो दो प्रश्न आपको बताना है कि 21वां सत्र कहां पर संपन्न हुआ। नहीं आप बताएंगे तो अगले या मैं पिन पोस्ट करके बताऊंगा, लेकिन आप लोग बताया करिए। और भारत किस सत्र में शामिल हुआ था। वाणिज्य मंत्रालय द्वारा किन तिथियों के बीच वाणिज्य सप्ताह मनाने का निर्णय लिया गया। देखिए, प्रैक्टिस से ही आपका एग्जाम निकलेगा। कूड़ा करकट मत पड़िए, स्टैंडर्ड सामग्री उठाइए और प्रैक्टिस करिए। और इसी प्रैक्टिस को हम लोग कर सकते हैं टेस्ट सीरीज के माध्यम से। आप कहीं से भी अच्छी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं यहीं से ज्वाइन करिए, लेकिन प्रैक्टिस करके नहीं जाएंगे तो दिक्कत होगी। वाणिज्य सप्ताह मनाने का जो निर्णय लिया गया वो 20 से 26 सितंबर के बीच में। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। और देश भर में भारत की बढ़ती आर्थिक शक्ति को प्रदर्शित करने का निर्णय लिया गया 20 से 26 सितंबर के बीच में वाणिज्य सप्ताह मनाकर। एशियाई विकास बैंक ने चालू वित्त वर्ष 2021-22 यानी कि फाइनेंशियल ईयर 22 की बात हो रही है के लिए भारत के आर्थिक विकास के अनुमान को संशोधित कर कितना कर दिया। ये एडीबी ने किया है, इंपॉर्टेंट है इसलिए। और ये कर दिया है इसने 10%। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एशियन डेवलपमेंट बैंक की बात हो रही है। मसातसुगु असाकावा इसके अध्यक्ष हैं। मनीला, फिलीपींस में इसका मुख्यालय है। भारत ऋण समाधान कंपनी लिमिटेड के शेयरधारकों में कौन सा बैंक शामिल नहीं है। भारत ऋण समाधान कंपनी लिमिटेड, तो इसमें ये सभी शामिल हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आर्यावर्त, आईडीबीआई और बैंक ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे एक ऑप्शन होना चाहिए उपयुक्त सभी, तो ऑल ऑफ अबव इसमें शामिल है। और भी बैंक मैं आपको बता रहा हूं जिसमें जो इसमें शामिल है। बैंक ऑफ बड़ौदा भी इसमें शामिल है, बैंक ऑफ इंडिया ही है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया है, केनरा है, इंडियन बैंक है, आईडीबीआई है, आईडीआरसीएल है, ये सब शामिल है। ये क्वेश्चन एक ऑप्शन इसका गलत है। बिटकॉइन के संस्थापक सतोशी नाकामोतो की प्रतिमा का अनावरण किया गया। कहां पर किया गया ये अनावरण? तो ये बुडापेस्ट हंगरी में किया गया। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। एक्चुअली ये पीडीएफ जब बना था उसके बाद सुधार हुआ है, लेकिन ये जो ये रह गया ऐसे, कोई बात नहीं, आपको जब मिलेगा इसको मैं फिर से सही करवा के दूंगा। तो बिटकॉइन के संस्थापक सतोशी नाकामोतो की प्रतिमा का अनावरण किसी को पता नहीं है, ये गुमनाम किरदार है। बिटकॉइन 2008 में विश्व स्तर पर आपको दिखी, और ये पीयर टू पीयर ऑनलाइन लेन देन के लिए एक सुरक्षित तकनीक मानी जाती है। बिचौलियों को शामिल इसमें नहीं किया जाता है, डायरेक्ट आप संपर्क करके कर सकते हैं। एक मतलब एक चेन टेक्नोलॉजी है, उसको इसमें अपनाया जाता है, उसी से कोडिंग डिकोडिंग ये सारी होती है। सतोशी नाकामोतो को माना जाता है कि उन्होंने इसको बिटकॉइन को शुरू किया था। तो बुडापेस्ट हंगरी में इनका एक वो बनाया गया, प्रतिमा का अनावरण किया गया, है ना। अब ऐसे ही अंदाजन, और इस सेशन का ये 120 नंबर प्रश्न है कि भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने किस बैंक के साथ कॉन्टेक्टलेस क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए समझौता किया है। तो ये जो बैंक है वो है एसबीआई कार्ड, एसबीआई कार्ड के साथ किया है। सी ऑप्शन इसका। बैंक या कार्ड, क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने का इसने किया, तो किस बैंक भी पूछा जा सकता है या किस कार्ड कंपनी के साथ, तो एसबीआई बैंक है, तो एसबीआई कार्ड के साथ इसने अभी समझौता किया है। इसमें छूट वगैरह वो देंगे। और इसके एसबीआई कार्ड के एमडी और सीईओ अलग हैं। रामा मोहन राव अमारा, 1998 में भी ये कार्ड शुरू हुआ था, उसके पहले नहीं था। गुरुग्राम हरियाणा में इसका मुख्यालय है।
भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड 1952 में स्थापित हुआ था। अरुण कुमार सिंह इसके सीएमडी हैं और मुख्यालय इसका कहाँ पर है? मुंबई में। तो बाकी बचे सवालों को हम अगले सेशन में करेंगे। इसको देखिए, तैयार करिए, और इन सब का पीडीएफ आपको टेस्ट सीरीज प्रोग्राम जो केवल 491 रुपए का है, 51 रुपए का, 451, 91 नहीं 51। आज कई लोगों ने 91 का मैसेज भेजा कि इतना करना है पेमेंट, नहीं। तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है। 6307281212 ये हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है। इस पे व्हाट्सएप या कॉल करके जानकारी ले लेनी है। व्हाट्सएप नंबर की तरह इसका उपयोग करिए। व्हाट्सएप पे मैसेज आपको मिल जाएगा, तो आपको जानकारी मिल जाएगी। थैंक यू सो मच। शुभ रात्रि।